व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल 4 Geeks Eye। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं वांडा विजन के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। इस एपिसोड में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल मिलेंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से हुई जहां एपिसोड 2 की एंडिंग हुई थी। यह एपिसोड 70s के सिटकॉम पे बेस्ड है, द ब्रेडी बंच, जो कि 70s का एक पॉपुलर शो है, और इसका थीम सॉन्ग इंस्पायर्ड है द पैट्रिज फैमिली से। और जैसे ब्रेडी बंच के इंट्रो में स्क्वायर यूज़ किए गए थे, वैसे ही वांडा विजन में हेक्सागॉन यूज़ किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 2 एपिसोड में भी कई जगह हेक्सा यूज़ किया गया है। अब यहाँ हेक्सागॉन में भी वांडा के हेक्स मैजिक को हिंट हो सकता है। एपिसोड 3 में अगर देखें तो उनका घर चेंज हो चुका है। कॉमन है तो उनका हाउस नंबर 2800, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर गौर किया जाए तो हर एपिसोड में उनका घर चेंज हो जाता है, पर हाउस नंबर और एड्रेस नहीं। और हाँ, हर एपिसोड एक डिकेड को इंडिकेट करता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांडा प्रेग्नेंट है और उसे देखने के लिए एक डॉक्टर आया हुआ है। अगर कॉमिक्स में हम देखें तो वांडा को देखने कोई और डॉक्टर नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज आता है जब वांडा अपने मैजिक से प्रेग्नेंट हुई थी। अब एपिसोड में आए तो विजन काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा है। सिर्फ 12 घंटे में ही इतना कुछ कैसे हो सकता है। आगे चले तो वांडा जिस पेंट को यूज़ कर रही थी, द सिम्सर, वो एक रेफरेंस है जेरेमी सिम्सर का, जो कि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है वांडा विजन, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और शी हल्क के। यह कॉमिक बुक रेफरेंस तो नहीं, पर छोटा सा इंटरेस्टिंग डिटेल ज़रूर है। उसके बाद आगे हम देखते हैं वांडा और विजन दोनों अपने होने वाले बच्चों के नाम के बारे में बात कर रहे हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि विजन उनके बेटे का नाम बिली रखना चाहता है, विलियम शेक्सपियर से इंस्पायर्ड होके। और फिर वो शेक्सपियर का एक फेमस लाइन बोलता है, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। और मुझे लगता है ये लाइन इस शो के साथ परफेक्ट बैठ रही है। पर वांडा नाम टॉमी रखना चाह रही है, जो कि 50s और 60s में अमेरिकन में बहुत ही कॉमन था, इसलिए वो 70s के टाइम में इसे एक क्लासिक नाम बोलती है। और हाँ, कॉमिक्स में भी वांडा के दोनों बच्चों का नाम टॉमी एंड बिली ही था। एक रिसेंट फैन थ्योरी के हिसाब से मेफिस्टो ये सब वांडा से करा रहा है उसके बच्चों के लिए, और एग्नेस मेफिस्टो की वाइफ है, जो कि वेस्ट व्यू पे नज़र रखी हुई है। अब आगे बढ़ें तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखा, जो कि एक ग्लिच था। जैसे एपिसोड 2 में द बी कीपर की एंट्री हुई थी, वांडा ने सब कुछ रिवाइंड कर दिया था। ऐसे ही सिमिलर एपिसोड 3 में हुआ। ये देखने में ऑब्वियस टाइप का नहीं लगा, पर जब विजन क्वेश्चन पूछने लगता है कि कैसे उसके बॉस के साथ डिनर पे हुआ था, विजन को शक होने लगता है, तब एक ग्लिच की तरह ये सब हुआ और सब कुछ पीछे चला गया। इससे ये कंफर्म है कि वांडा को सब पता है यहाँ क्या चल रहा है, पर वो विजन को यह सब नहीं पता लगने देना चाहती। मे बी विजन को पता ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या था, या वांडा ने विजन को भी क्रिएट किया हो, जिसके पास इन्फिनिटी वॉर के पहले की कोई मेमोरी ही नहीं हो। इसी सीन में विजन बोलता है कि बिली अपनी माँ की तरह होगा तो सब परफेक्ट होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट रेफरेंस कॉमिक्स का है, जहाँ बिली यानी कि विकेन की पावर वांडा से सिमिलर थी, एंड टॉमी यानी स्पीड की पावर वांडा के भाई पीट्रो से सिमिलर थी। अब आगे बढ़े तो हम पिछले 2 एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एड्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एपिसोड में स्टार्क इंडस्ट्रीज का और सेकंड में हाइड्रा और स्ट्रकर का एड था, वैसे ही इस एपिसोड में हाइड्रा सोप का एड है। अब बात करें इस एड की तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इस एड का स्लोगन था फाइंड द गॉडेस विद इन। तो हो सकता है ये वांडा के उस ट्रॉमा से जुड़ा हो जब वो अपने भाई पीट्रो के साथ हाइड्रा फैसिलिटी में थी, और सोक का ब्लू कलर लोकी के सेप्टर को डिफाइन कर रहा हो, जो कि अपने आसपास इल्यूजन बनाता है, और सेप्टर ने ही वांडा को उसके गॉडेस जैसे पावर दी है। हाइड्रा सोक MCU में एक बार और नजर आ चुका है, एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 4 में, जब एजेंट कोल्सन एक वर्चुअल रियलिटी फ्रेमवर्क में थे, तो वहाँ उन्होंने ये एक सोप का जिक्र किया था। I knew if anyone would understand, it'd be you. I would have figured it out a long time ago if it wasn't for the mind control soap. Yeah. Wait, what? That blue soap everyone uses? Hydra loads it up with chemicals. It seeps into our bloodstream, implants false memories into our brains. They want us to believe this is a magical place. But don't worry, I'm clear. I make my own. Escape to the world all your own, where your problems float away. Or when you want to get away, but you don't want to go anywhere. ऐसे टैगलाइंस इस एड में थे, जिससे ये क्लियरली लग रहा है कि वांडा के बनाए हुए रियलिटी को रेफरेंस दे रहे हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था कि ये सब वांडा खुद से कर रही थी,
बट एपिसोड 2 में रेडियो में अनाउंस हुआ था कि वांडा ये सब तुमसे कौन करवा रहा है, तो इससे लगता है कि कोई और भी इसमें शामिल है, मे बी मेफिस्टो। इन सब के बाद ये क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आता है कि क्या ये वांडा की रियलिटी नहीं है, क्या ये फ्रेमवर्क है। अब फर्स्ट 2 एपिसोड में देख के ये लगता था कि किसी को नहीं पता है कि वह एक क्रिएटेड सिटी में है या फिर किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में है जिसे वांडा ने खुद क्रिएट किया होगा। लेकिन इस एपिसोड में जितने भी कैरेक्टर दिखे हैं उनसे तो ऐसा ही लगता है कि सबको पता है इस बारे में। एग्जाम्पल वांडा को तो सब पता ही है, फिर बीच में विजन को शक हुआ पर उससे वांडा ने रिवाइंड कर दिया। फिर डॉक्टर नीलसन ने भी कहा, I don't think we'll get away after all. Small towns, you know, so hard to escape. जिसका मतलब ऑब्वियस है कि वांडा के बनाए रियलिटी को छोड़ के जाना मुश्किल है। देन एंडिंग में हर्ब एंड एग्नेस ने ऑब्वियस से हिंट दिए हैं कि उन्हें सब पता है, यहाँ तक कि उन्हें कुछ ऐसी बातें पता हैं जो विजन को भी नहीं पता। और हाँ, ऐसा लग रहा है शो के कैरेक्टर सेल्फ अवेयर हो रहे हैं। अब आगे बढ़े तो हमें ये भी पता चलता है कि वांडा किसी को भी लाइफ दे सकती है। इसका कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिला, जैसे पहला पेपर के बटरफ्लाई अचानक से जिंदा हो गई। इससे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस भी देखने को मिला, जब एक बटरफ्लाई विजन के नाक पे आके बैठती है। ऐसा ही सिमिलर सीन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखने को मिला था, जब एंशिएंट वन स्टीफन स्ट्रेंज को मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस किया था तब। और देखने वाली ये भी बात है कि दोनों बटरफ्लाई सेम हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल वॉल पे बनी बर्ड जिंदा हो जाती है। एंड लास्ट और सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसके बच्चे हैं, पर यह श्योर नहीं है कि वह सिर्फ अपने बनाए हुए रियलिटी में कर सकती है या रियल वर्ल्ड में भी। यहाँ एक और नोटिस करने वाली बात है कि जब वांडा उस बर्ड को हटाने की कोशिश कर रही थी तो ऐसा नहीं कर पा रही थी, जिससे यह भी हो सकता है कि वह लाइफ दे तो सकती है पर शायद वापस नहीं ले सकती। अब इससे यह भी हो सकता है कि वांडा के बच्चे विकेन एंड स्पीड रियलिटी में भी एग्जिस्ट करें। अगर हम कॉमिक देखें तो दोनों यंग एवेंजर्स का भी पार्ट रह चुके हैं और हम जानते हैं कि एमसीयू भी यंग एवेंजर्स की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर इस एपिसोड की एंडिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में आए तो हम देखते हैं वांडा और गेरेल्डाइन दोनों बात कर रहे होते हैं वांडा के ट्विन के बारे में। तो वांडा बताती है कि वो भी ट्विन है और एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद पहली बार पीटर और अल्ट्रॉन का जिक्र होता है। और हम ये भी पता चलता है कि गेरेल्डाइन को पीटर और अल्ट्रॉन के बारे में पता है। यह देखकर वांडा थोड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। फिर वांडा गेरेल्डाइन के लॉकेट की तरफ देखती है जिसमें स्वॉर्ड का सिंबल बना होता है, जिससे यह भी पता चलता है कि गेरेल्डाइन स्वॉर्ड की मेंबर है। और इससे यह कंफर्म होता है कि बाहर की रियलिटी से वांडा की रियलिटी में स्वॉर्ड घुस सकता है। शायद इसीलिए बी कीपर और ड्रोन अंदर जा पाया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वांडा गेरेल्डाइन को अपने रियलिटी से बाहर फेंक देती है। और इसी के बाद हम रियल वेस्टव्यू टाउन को देखते हैं जिसके चारों तरफ स्वॉर्ड ने अपना बेस लगा रखा है और उन्होंने यह जगह सील कर दी है ताकि बाहर से कोई अंदर ना जा सके। इससे हमें कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। क्या वेस्टव्यू एक रियल टाउन है जिसमें वांडा ने अपनी रियलिटी क्रिएट की है? क्या वांडा से यह सब कोई करवा रहा है? स्वॉर्ड को आखिर मोटिव क्या है? तो ये था वांडा विजन एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। आपको इसमें से कौन सा डिटेल सबसे अनएक्सपेक्टेड लगा हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग सीरीज मूवीज रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें 4 Geeks सायोनारा।